अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न फिज़िक्स में आज हम स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट की मदद से बेसिकली स्पिन का आइडिया मिला, यानी कि ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के साथ साथ न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने ही एक्सेस पर स्पिन भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द तो एक करंट लूप जनरेट करता है। हम जानते हैं कि मूविंग चार्ज जो है ये करंट जनरेट करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में भी यही चीज़ है। अब उस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होता है, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से फिर एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है। लेकिन देखा गया कि उस ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है तो फिर इसका मतलब ये है कि एटम को और एक मतलब एटम को एक टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर एक एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है तो उस मैग्नेट को अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट के इफेक्ट में लेके आएँ तो डेफिनेटली फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे फोर्सेस अप्लाई करेंगे, तो छोटे मैग्नेटिक फील्ड पे या छोटे मैग्नेट पे उसका असर जो है उसकी डिफ्लेक्शन की सूरत में हमें नज़र आएगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसमें कुछ इस तरह की असम्बली है कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर हम एटम को, जैसे कि हमने कहा कि एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से, तो अगर हम एक एटम को गुजारेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में से तो फिर उस डिफ्लेक्शन की वजह से वो आगे स्क्रीन पे अगर जाके फॉलो आउट करेगा तो या तो अप डिफ्लेक्ट होगा या डाउन डिफ्लेक्ट होगा। अगर हम बहुत सारे एटम्स को फॉलो आउट करवाएं तो फिर यह है कि हर एटम जो है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन के लिहाज से, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अपने मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके डिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे फॉलो आउट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि हर एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की अपनी मोशन डायरेक्शन है मोशन की, तो इसका मतलब है कि रैंडम ओरिएंटेशन होगी जब हम एटम्स की बीम को फॉलो आउट करवाएंगे यहाँ पे स्क्रीन पे इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हुए, तो एटम्स जो हैं वो रैंडम ओरिएंटेशन में यहाँ पे आके फॉलो आउट करेंगे स्क्रीन पे। यानी कि ये होना चाहिए अगर हम सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर करते हुए सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। लेकिन दर हकीकत स्टर्न और गार्लिक ने क्या किया, उन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने सिल्वर एटम लिए जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। जब उनको फॉलो आउट करवाया गया तो देखा गया कि सिल्वर एटम की बीम जो है या तो ऊपर की तरफ जाके फॉलो आउट करती है या नीचे की तरफ, यानी कि कुछ एटम्स जो हैं वो ऊपर अटैच होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं अपवर्ड, और कुछ एटम डिफ्लेक्ट होते हैं डाउनवर्ड। रैंडम ओरिएंटेशन नहीं है जैसे कि हमारा पहले सपोजिशन थी। तो इसकी क्या वजह थी? तो बेसिकली इसकी वजह फिर जो थी वो जब स्टडी की गई, जब इस चीज़ को देखा गया तो फिर उससे क्लियर हुआ कि बेसिकली जो एटम्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है या ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका अफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर इसका मतलब है कि अगर उसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर कोई और मोशन भी होनी चाहिए जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। तो सेकंड मोशन जो थी वो इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में सामने आई, वो फिर स्पिन मोशन थी, जिससे पता चला कि बेसिकली एटम का स्पिन मोशन है, एटम की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन है। उस स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। स्पिन मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एक ऐसा एटम लें जिसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक ही हो, अनपेयर्ड हो, तो फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, या तो स्पिन मैग्नेटिक फील्ड, या तो स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगा जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से भी रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है तो फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा,
जिसको फिर से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मदद से ज़ाहिर करेंगे, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और किसी भी चार्ज पार्टिकल के जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है एटम के अंदर, अगर हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो फिर उसका जो डाइपोल मोमेंट है बेसिकली ये बताएगा इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। तो यहाँ पे भी फिर जो ये फिनोमेना नज़र आया कि एटम्स जो हैं वो टाइनी मैग्नेट हैं, और वो इसलिए मैग्नेट हैं कि वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से नहीं बल्कि स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेट हैं, और फिर वो सिर्फ दो पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट होते हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली इसकी रीज़न जो थी वो बेसिकली ये थी कि स्पिन मोशन मौजूद है। और क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फिर उसी लिहाज से स्पिन को स्पिन अप या स्पिन डाउन का नाम दिया गया, और उसके लिए फिर एक क्वांटम नंबर भी डिफ़ाइन किया गया जिसकी वैल्यू 1/2 है। अप के लिए पॉजिटिव 1/2 और नेगेटिव के लिए डाउन के लिए नेगेटिव 1/2। तो हम बात कर रहे थे कि सिल्वर एटम्स को स्टर्न गार्लिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो था वो सबसे पहले यूज़ किया। तो फिर इसके बाद उन्होंने मतलब हाँ, और हमने कहा कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा। ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जब होते हैं तो वो पेयर बनाते हैं, और उस पेयर में उनका आपस में फ़र्क कैसे होता है, उनके स्पिन की वजह से। अगर एक का स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन है, तो स्पिन अप और स्पिन डाउन होने की वजह से यानी कि अगर हम पेयर की बात करें तो किसी भी ऑर्बिटल में पेयर में जो है वो स्पिन अप और स्पिन डाउन जो है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। तो इसलिए जब डायटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, यानी कि एक ऐसे एटम की बात करें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर बना रहे हैं, तो फिर पेयर में फिर उनका जो मैग्नेटिक फैक्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर एक्सपेरिमेंट में स्टर्न गार्लिक ने यह भी देखा कि अगर हम ऐसे एटम्स यूज़ करें जैसे कि कोबाल्ट, तो वो उनको जब मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो वो स्क्रीन पे जो है वो एक ही पॉइंट पे जाके फॉल आउट करते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होते। यही चीज़ जो थी वो पहले सिल्वर एटम के साथ भी देखी गई कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करके उनको गुजारते हैं तो फिर वो डिफ्लेक्ट नहीं होते, एक ही पॉइंट पे जाके फॉल आउट करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करके उनको गुजारते हैं तो फिर वो दो डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो मुख्तलिफ एटम्स को जो था वो लिया गया और उनसे ये एक्सपेरिमेंट जो था उन पे परफॉर्म किया गया। तो उसमें यही रिज़ल्ट सामने आया कि वो एटम जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें लॉन पेयर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो फिर वो एटम जो हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे अप और डाउन, दो बीम बना देंगे, एक बीम स्प्लिट हो जाएगी दो में। और अगर जो हैं वो ऐसे एटम हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनमें वो पेयर बना रहे हैं तो फिर वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, एक ही पॉइंट पे जाके फॉल आउट करेंगे। तो इससे स्पिन का जो था वो कॉन्सेप्ट सामने आया कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, और स्पिन अप और स्पिन डाउन दो तरह के स्पिन नज़र आए, जिसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से भी डिनोट कर सकते हैं। और स्पिन का जो स्पिन के क्वांटम नंबर की जो मैग्नीट्यूड जैसे कि मैंने बात की थी 1/2 है और हाफ है, यानी कि, और फिर इसको हम जो है वो अगर स्पिन अप और स्पिन की डाउन के लिहाज से बात करें तो पॉजिटिव 1/2 और नेगेटिव 1/2 है। अच्छा, फिर इस चीज़ को हम देखते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली क्या होना चाहिए? मैथमेटिकली ये होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन है और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, बेसिकली वही मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन एटम की डिफ्लेक्शन की वजह बन रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब हम एटम को गुजारेंगे मैग्नेटिक फील्ड में से तो उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। सबसे पहले तो हम किसी भी एटम की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। यू ऑफ थीटा से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थीटा इसलिए कि यहाँ पे एनर्जी में चेंज जो आएगा वो डायरेक्शनल होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डेफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीट्यूड में इफेक्ट नहीं करेगा। तो म्यू डॉट बी
ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हम डायपोल मोमेंट के टॉपिक्स में डिस्कस करते आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। तो यहाँ पे म्यू जो है ये बेसिकली डायपोल मोमेंट है, और बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डॉट प्रोडक्ट है दोनों में, तो हम डॉट प्रोडक्ट अगर ख़त्म करें मैग्नीट्यूड फॉर्म में लें तो म्यू बी कॉस थीटा आ जाएगा, जबकि थीटा म्यू और बी के दरमियान में है एंगल। अच्छा, अब हमने जो अपनी अरेंजमेंट देखी थी उसमें हमने देखा था, मैं यहाँ पे रफ सी अरेंजमेंट दोबारा से जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो डाउन टू अप था, यानी कि नॉर्थ साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट लें तो फिर उसमें हम देख रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, तो जी एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फिर पोटेंशियल का कंपोनेंट होगा वो जी एक्सिस के लॉन्ग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक तो मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस के लॉन्ग है तो इसलिए हम बी को बी जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सही है। और दूसरा हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो म्यू कॉस थीटा है, म्यू कॉस थीटा जो है ये जो है वो कंपोनेंट होगा म्यू का, यानी कि डायपोल मोमेंट का वो कंपोनेंट होगा जो जी एक्सिस के लॉन्ग है। सही। तो हम म्यू कॉस थीटा को म्यू जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें पोटेंशियल एनर्जी जो मिल जाएगी थीटा म्यू यू थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू जी बी जी। ठीक है जी। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ली कि जब ये एक चार्ज पार्टिकल अपने स्पिन की वजह से इंटरेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और उस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, उसकी वजह हमें डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, इसलिए थीटा का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायपोल मोमेंट पे। तो वो फोर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के आपस में रिलेशन की वजह से ये हमें फार्मूला मिलता है एफ जी इज इक्वल टू डी माइनस डी यू ओवर डी जी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में फार्मूला हमें फोर्स का मिलता है, और इस फार्मूले को हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अब फिर इसका मतलब है कि यू की जगह अगर हम पुट करें माइनस म्यू जी बी जी, नेगेटिव नेगेटिव साइन तो डेफिनेटली जो है वो कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ जी हमारे पास आ जाएगी डी इंटू म्यू जी बी जी। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय डी जी। अब बात यह है कि डायपोल मोमेंट जो है ये तो जी एक्सिस के लॉन्ग चेंज नहीं होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा वो वही रहेगा, तो फिर जो डेरिवेटिव आएगा वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे आएगा, यानी कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया नॉन यूनिफॉर्म था पॉइंट टू पॉइंट, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि फोर्स अप्लाई होगी और डिफ्लेक्शन जनरेट होगी, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आई। और अब देखें कि यहाँ पे डी जी जो है ये बी जी की, यानी कि जो डेरिवेटिव है ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पे है, तो फिर इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगी जी म्यू जी की डायरेक्शन पे, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पे। तो डायपोल मोमेंट जो है म्यू जी, ये फिर इसकी डायरेक्शन जो है फिर इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, और उसके स्पिन की वजह से ये जो स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट में हमें जो इस तरह का रिज़ल्ट नज़र आता है, यानी कि बीम की दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन का जो रिज़ल्ट हमें नज़र आता है, तो उसकी वजह इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन ही है। और अगर डिफ्लेक्शन नहीं होती तो उसकी वजह यह है कि दो एटम्स का पेयर में आपस में मिलकर स्पिन अप स्पिन डाउन की कंडीशन जब जनरेट करता है तो फिर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो डिफ्लेक्शन नहीं होती। और फिर इसमें हमें यह भी क्लियर हुआ कि बेसिकली ये जो स्पिन है ये क्वांटाइज्ड है। अगर क्वांटाइज ना होता तो फिर स्पिन की एक से ज़्यादा वैल्यू होती, यानी कि स्पिन की डायरेक्शंस जो थी वो एक से ज़्यादा होती,
तो पॉजिटिव 1/2 या नेगेटिव 1/2 ना होती, और अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ होती, हम यानी कि हम अगर एटम्स की बीम ले रहे हैं, बहुत सारे एटम्स ले रहे हैं और उनको फॉल आउट करवा रहे हैं जैसे कि आपने एनिमेशन में देखा, तो फिर हर एटम के डायपोल मोमेंट की वैल्यू मुख्तलिफ होती और डायरेक्शन जो थी वो भी मुख्तलिफ होती, रैंडम ओरिएंटेशन होती, जिसकी वजह से फिर वही रिज़ल्ट आता कि एटम्स की जो डिफ्लेक्शन थी स्क्रीन पर वो अप और डाउन ना होती, बल्कि वो फिर रैंडमली ओरिएंटेशन होती, जैसे कि हमने सिर्फ ऑर्बिटल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। तो यहाँ से हमें ये आइडिया क्लियर होता है कि बेसिकली जो स्पिन है वो क्वांटाइज्ड है, इसी वजह से सिर्फ दो तरह की डिफ्लेक्शन नज़र आती है हमें, अप और डाउन, और रैंडम ओरिएंटेशन नज़र नहीं आती, यानी कि स्पिन की स्पेसिफिक डायरेक्शन है, स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है, इसी चीज़ को तो हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो स्टैन गालेक एक्सपेरिमेंट से बेसिकली हमें क्लियर क्या हुआ, हमें एक तो स्पिन का पता चला जो कि इलेक्ट्रॉन की इंट्रांसिक क्वांटिटी है। इंट्रांसिक से मुराद ये है कि ये कुदरती तौर पर मौजूद है, इसका आज तक रीज़न समझ में आ नहीं सका कि स्पिन का जो बेसिकली रीज़न जो है ये क्या है इलेक्ट्रॉन के स्पिन का। अगर हम बात करें एटम इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की, तो बेसिकली ये तो जो है वो हमें बोहर की थ्योरी से ही क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों कर रहा है एटम के गिर्द। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इसलिए कर रहा है कि वो तो न्यूक्लियस से यानी कि एटम से भागना चाहता है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो लेकिन उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो उसको बाउंड किए हुए है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फिर इसको बैलेंस आउट कर रही है एज अ सेंटीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मूव करने पर यानी कि रिवॉल्व करने पर मजबूर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्पिन क्यों कर रहा है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, स्पिन क्यों कर रहा है, तो इसकी अभी तक जो है वो कोई रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न जो थी है अभी तक नहीं आ सकी। कई थ्योरीज़ इस सिलसिले में आई है, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो सका कि स्पिन की एक्चुअल रीज़न क्या है। यानी कि जो थ्योरीज़ अभी तक आई हैं वो भी इसको एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से नाकाम हैं। तो बहरहाल एक तो स्टर्न गालेक एक्सपेरिमेंट में हमें स्पिन का पता चला, और सेकेंडली हमें यह भी पता चला कि स्पिन भी क्वांटाइज्ड है और उसकी फिर स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, डायरेक्शन है। थैंक यू वेरी मच।